Hello dear students, welcome to the class, welcome to this session of ICT virtual classroom dear students। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस के ऊपर, यानी कक्षा 9 साइंस के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग समझते हुए आ रहे हैं आपके बुक के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मोशन यानी कि गति। और गति चैप्टर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब तक सीख चुके हैं। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति का ग्राफीय निरूपण। आज की क्लास में हम लोग ग्राफीय निरूपण पर आधारित जो गति की समीकरण हैं उनको लिखेंगे, उनको देखेंगे किस प्रकार से गति में जो समीकरण है, हमारे पास 3 समीकरण जो महत्वपूर्ण संबंध हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे और उन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप सबके सब फिट, फाइन और हेल्थी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर, समझते हैं आगे की बातों को। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास गति की 3 समीकरण हैं, सबसे पहले हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं। लिख लीजिए हेडिंग आज की। गति की समीकरण 3 समीकरणें होती हैं, 1, 2 एंड 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, आपके आगे की क्लासेस में आपको काफी हेल्प करने वाली है। तो 1 बाय 1 हम तीनों इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। एक एक करके मैं उनका मतलब बताता हूं आपको, ठीक। सबसे पहले जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। And third equation is v square is equal to u square minus 2as। 3 समीकरण है, 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सॉरी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे। इनके नाम भी हैं। सबसे पहले जो समीकरण है ये हमको वेग समय संबंध बताती है, तो इसे हम वेग समय संबंध के लिए समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या बताती है, वेग समय, टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। वेग समय संबंध, ठीक है, पहली इक्वेशन। सेकंड जो है एस का मतलब होता है पोजीशन से। एस का मतलब किसका होता है, पोजीशन से होता है, यानी स्थिति से। तो जो दूसरी इक्वेशन है इसको हम कहते हैं समय स्थिति संबंध, ये बताती है पोजीशन टाइम रिलेशन। फाइंड द जीरो ऑफ द, आज की क्लास कल हम इसमें। और जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, तो चलिए बच्चों, ये था हमारी आज की क्लास। जैसे कि मैंने आपको इसमें डिवाइड में वेग, यानी कि वेग और स्थिति के बीच संबंध। तो लास्ट वाली इक्वेशन को मैं आपको एक बात डिनोट करवा दूं, एक बात आपको ऐसे दिख रही होगी, लेकिन मैं आपका ध्यान उसकी तरफ लाना चाहता हूं कि जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें आपको टी नहीं दिख रहा है। टी का क्या मतलब? हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए पहले प्रतीकों के अर्थ लिख लेते हैं जहां की तरफ, और करते अपनी क्लास को शुरू। लिख लेते हैं हम जहां। क्या क्या प्रतीक है हमारे पास यहाँ पर? U है, V है, A है, T है एवं S है। तो U जो है यह वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, इनिशियल वेलोसिटी। V जो है यह वस्तु का अंतिम वेग होगा, फाइनल वेलोसिटी। और A जो होगा ये वस्तु में उत्पन्न त्वरण होगा, यानी एक्सेलरेशन। T जो होगा ये होगा समय, ठीक है। और इसके अलावा जो S है इसे हम विस्थापन, दूरी या फिर स्थिति
परिवर्तन, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया विस्थापन। तो यही 5 राशियां आपको इन 3 समीकरणों में दिखाई दे रही होंगी और किसी एक समीकरण में आपको सिर्फ 4 राशियां ही दिखाई दे रही होंगी मैक्सिमम, ठीक है। जैसे पहली में VUAT है, दूसरे में SUAT है, तीसरे में VUAS है, ठीक है। तो तीसरे वाले में T नहीं है, यानी कि तीसरे वाले में समय नहीं है। तो तीसरी जो समीकरण है ये समय से मुक्त है। हम अगर हमको कुछ ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हमारे पास समय ज्ञात नहीं हो, तो हम तीसरे समीकरण का प्रयोग करेंगे। 1 बाय 1 सारी समीकरण को मैं आपको प्रयोग करके भी दिखाने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। तो फिलहाल ये 3 समीकरण हमारे पास है, गति के 3 समीकरण। ग्राफीय विधि द्वारा हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। इसके अलावा कैलकुलस में भी मेथड है, ठीक है, उसके थ्रू भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन पर हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 आपकी बुक के पहले एग्जांपल्स जो है उनको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। नंबर 1 एग्जांपल जो है जो मुझे दिख रहा है आपकी बुक में वो है एग्जांपल 8.5 उदाहरण 8.5। उदाहरण 8.5 में जो बात कही गई है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना, समझ लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। उदाहरण 8.5 8.5 में जो बात करी गई है वो ये है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, परिकलन कीजिए त्वरण। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमको ज्ञात करना है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं कि जो क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है उस डेटा को मैं सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगा। न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है, अगर आप एक सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, एक तरीका फॉलो नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपके फंस जाएंगे। अगर आपने सूत्र वगैरह सब सही भी लगा दिया तो अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जो है रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब जब ये विरामावस्था आपके पास आएगा गति के क्वेश्चन में, गति के समीकरण के रिलेटेड क्वेश्चन में विरामावस्था का जब जब जिक्र होगा, रुके हुए का जब जब जिक्र होगा, ठीक है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है वेग से। तो जब जब विरामावस्था की बात होगी तो आपको सीधा सीधा लिख लेना है प्रारंभिक वेग। आपको सीधा सीधा नोट डाउन करना है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम किससे निरूपित करते हैं? u। तो जब विरामावस्था की बात की जाएगी तो आपको लिख लेना है u बराबर 0, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई अवस्था में थी, वहां से उसने चलना प्रारंभ किया और 5 मिनट में समय कितना है? समय t इज इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट का उसको समय लगा और उसका वेग कितना हो गया? 72 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तो 0 था क्योंकि विरामावस्था से था, और अंतिम वेग उसका कितना हो गया? अंतिम वेग v बराबर 72 किलोमीटर पर आवर। पहला काम आपको ये करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करना है। न्यूमेरिकल में आपके पूरे मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। अगर आप इसमें से स्किप करते हैं, अगर आप अपने हिसाब से न्यूमेरिकल करते हैं तो नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो है काफी बार ये डिटेल से नोट डाउन करना छोड़ देते हैं जो प्रश्न आपके पास होती है। कई बार आप फॉर्मूला गलत लगा देते हो, फॉर्मूला लिखने में गलती कर देते हो। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको जरूर रखना है। मान लें कि त्वरण एक समान है तो हमको सबसे पहले त्वरण निकालना है। सबसे पहले पार्ट में हमको त्वरण यानी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, और दूसरे पार्ट में हमको तय की गई दूरी, तो दूरी को हम किससे निरूपित कर रहे हैं? दूरी को हम s से निरूपित कर रहे हैं, s। ये क्वेश्चन मार्क। हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए। अब इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास जो जानकारी है बच्चों वो है u, t, v और a फाइंड आउट करना है। तो पहला जो पार्ट है हमको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। पहले पार्ट में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। पहले पार्ट में हमको क्या करना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a निकालना है, ठीक है। बट उससे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आप सबसे पहले मात्रक चेक कर लेंगे। आप देख रहे हैं समय यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है लेकिन यहाँ प्रति घंटे लिखा हुआ है ना। तो हमको यूनिट जो है वो SI यूनिट में जरूर कन्वर्ट करनी है, SI पद्धति में जरूर कन्वर्ट करनी है। मैं इनको कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर फाइनल वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट का समय दिया हुआ है, इसको मुझे किस में लिखना है? समय को मुझे हमेशा सेकंड में लिखना है। तो 5 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो गए? 300 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड तो 5 छके 300 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम में 5 मिनट की जगह क्या लिखूंगा? 5 मिनट की इन प्लेस ऑफ 5 मिनट आई विल राइट 300
सेकेंड्स, ठीक है। और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, इसको हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो 5/18 से गुणा की जाती है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कई बार, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कुछ नहीं करना, सीधे 5/18 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैं 5/18 से गुणा कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास चाल भी आ गई है 20 मीटर पर सेकंड की, इसके अलावा मुझे समय भी पता लग गया 300 सेकंड का। अब मैं सूत्र लगा सकता हूँ। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, अब नेक्स्ट जो बात आती है कि मैं सूत्र कौन सा लगाऊंगा। तो सूत्र के लिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए मुझे ए निकालना है, वी, यू और टी मेरे पास क्वेश्चन में। तो मुझे कौन सी समीकरण लगानी चाहिए, तो मुझे याद आ रहा है पहली समीकरण में ये चारों चीजें थी। पहली समीकरण हम देखेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी में v भी है, u भी है, a भी है और t भी है। तो हम फर्स्ट समीकरण लगाएंगे। आप लिखेंगे v बराबर u प्लस ए टी से, v बराबर u प्लस ए टी से। मान रख दीजिए v का मान कितना है, v का मान है हमारे पास अंतिम वेग v है 20, u का मान है 0, a त्वरण हमको निकालना है और t का मान है 300। तो हम देखेंगे 20 बराबर 300 गुणा a आ रहा है, ठीक है, और a का मान में निकालूंगा तो ये आएगा 20/300। तो जब 20/300 करोगे आप तो 2 एकम 2, 2 15, तो ये आएगा 1/15, 1/15। एक को 15 से आप भाग कर देंगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ये हो गया पहले पार्ट का आंसर निकालने के लिए हमको, ठीक है। ऐसे ही अब दूसरे पार्ट पे जाना। दूसरे पार्ट में हमको देखो एस निकालना है, v हमको पता है, u पता है, t पता है और अब हमको a भी पता लग गया। तो एस यू वी टी ए, ऐसा आप कौन सी वाले सूत्र से निकाल सकते हो, दूसरे से भी निकाल सकते हो क्योंकि दूसरे में एस निकालना है, यू टी ए पता है, और तीसरे से भी निकाल सकते हो, एस निकालना है, ए बी यू पता है, ठीक है। तो आप दूसरा सूत्र लगाइए, दूसरा सूत्र आपको इजी पड़ सकता है, तीसरा सूत्र लगा सकते हैं, तीसरा सूत्र आपको इजी पड़ सकता है। मैं फिलहाल तीसरा सूत्र लगा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे इजी पड़ेगा। आप दोनों सूत्र लगा करके फिर चेक कीजिए कि आपको कौन सा सूत्र यूज करना चाहिए, सॉरी कौन सी समीकरण आपको यूज करनी चाहिए। तो मैं थर्ड समीकरण यूज कर रहा हूं जो कि है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई एम यूजिंग थर्ड इक्वेशन, ठीक है। देखिए गति के तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का मान रखिए, v का मान है 20 का स्क्वायर, u का मान है 0 का स्क्वायर प्लस 2a, a का मान कितना है 1/15 गुणा s 59, ठीक है, 1/15 गुणा s। तो यहां से s का मान जो मुझे निकलता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 20 गुणा 20, 20 का स्क्वायर होगा 20 गुणा 20 गुणा 15, ठीक है, और बटे 2। तो 2 दशंक 20, 15 दूनी 30, 300 और ये हो रहा है 3000, आई थिंक 3000 मीटर। 3000 मीटर को मैं 3 किलोमीटर भी लिख सकता हूँ। तो मतलब कितनी दूरी तय करी है, 3 किलोमीटर की दूरी तय करी है। तो ये दूसरे पार्ट का हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको किस प्रकार से हमने क्वेश्चन पढ़ा। पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने फिर अपना एक फॉर्मेट बनाया, किस फॉर्मेट पर हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना है, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ा, जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है पहले वो नोट डाउन करनी है, फिर देखना है कि आपके मात्रक सही है या नहीं है, उनको परिवर्तित करना है मिनट को सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, और उसके बाद देखना है कि मैं कौन सा सूत्र कौन सी समीकरण को यूज करूं, ठीक है। और जब आप ये सारे काम कर देंगे, मान एकदम सही तरीके से रख देना, कैलकुलेशन सही ढंग से करना, तो आपका आंसर सही आएगा। आई होप समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा एग्जाम्पल 8.6, इसमें बात की जा रही है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। मतलब एक कार चलती है और वो 5 सेकंड में उसकी स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे थी पहले, फिर 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, वो चीजें लिखेंगे जो कि हमको क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें नंबर 1
त्वरण ज्ञात करना है। नंबर 2, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, अगर आपको पैटर्न याद होगा पीछे का तो सेम आपको वैसे ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 5 सेकंड समय दिया हुआ है, समय t बराबर 5 सेकंड। अब मैं समय नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ सिंबल लिख रहा हूँ। तो t बराबर 5 सेकंड, पहले इतना वेग था, बाद में इतना हो गया, तो पहले वेग को हम प्रारंभिक वेग बोलते हैं, u से निरूपित करते हैं, बाद वाले को हम अंतिम वेग बोलते हैं, v से निरूपित करते हैं। तो प्रारंभिक कितना था, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। जैसे ही आपने देखा कि समय ये हमको किस में दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तुरंत आप इसे क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे 5/18 से। 5/18 से गुणा करके आएगा 5, और इसको करेंगे 5/18 से गुणा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10। तो हमारी जो चाल आ गई वो हमने फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे 18 और 36 लिखा हुआ है, मतलब वो क्या है, 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमको दिया हुआ था 18 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है, और 36 किलोमीटर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है त्वरण, ए बराबर क्वेश्चन मार्क फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में एस निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमको पीछे दिया हुआ था, वहां पर भी हमको कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिला था। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, ए आपको निकालना है, v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है। तो दोबारा फर्स्ट समीकरण लगा लीजिए जिसमें सारी चीजें आती हैं। दोबारा से हम क्या करेंगे, फर्स्ट समीकरण लगा लेंगे जिसमें सारी चीजें आती हैं। v बराबर u प्लस at से, v बराबर u प्लस at से हम लोग क्या देखते हैं कि v का मान कितना है 10, u का मान कितना है 5, a का मान हमको पता नहीं है, t का मान है 5। तो यहाँ से मैं देखूंगा 10 माइनस 5, ये 5 इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू a गुणा 5 हो जाएगा, और 10 में से 5 गए 5 बराबर a गुणा 5। यहाँ से मैं देखता हूँ a बराबर हो जाएगा 5/5, तो ये 5 से 5 कट गया, तो a बराबर आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का जो मान आया है वो आया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट को भी करते हैं, दूसरे पार्ट का भी आंसर निकालते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमसे पूछा हुआ है दूरी, इतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी के लिए आप दूसरा समीकरण लगा लीजिए। दूरी के लिए आप लिख लीजिए दूसरी समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। तीसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बोला आप खुद से लगा के चेक कीजिए आपको कौन सी समीकरण जो है अधिक सुविधाजनक पड़ रही है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बन पाएगी और आप ज्यादा समझ पाएंगे कि मुझे किस टाइम पर कौन सी समीकरण लगानी है। u t कितना है 5 प्लस आधा, a कितना है, a है हमारे पास 1 और t कितना है 5, तो t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो 5 पंजे 25 हो गया और 1/2, 5 पंजे फिर से 25 हो गया, तो ये हो गया 25 प्लस 25/2। 25 को जब मैं 2 से भाग करूंगा, 25 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो आएगा 12.5, 12.5, और 12.5 में जब 25 जोड़ दिया जाएगा तो ये आएगा 37.5 मीटर, 37.5 मीटर। तो हमारा जो दूरी तय की गई है कार के द्वारा इतने समय में वो की गई है 37.5 मीटर। ठीक है, 37.5 मीटर। समझ में आया? तो त्वरण कितना आया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और दूरी कितनी आई 37.5 मीटर। देखो बच्चों, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। जैसे आप यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, जैसे हम पीछे लिख रहे हैं ऐसे इस प्रकार से आप लिखें, प्रारंभिक वेग, समय। ठीक है, आगे तो मैंने टी और यू और ए लिख लिया, सब कुछ है ना, प्रतीक लिख ली। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at से, और उसमें मान रखने पर। इस तरीके की बातें अगर आप लिखेंगे, अगर आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाएंगे अपने न्यूमेरिकल को, अगर न्यूमेरिकल को देख करके ज्यादा से ज्यादा हमको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपनी बातों को, तो न्यूमेरिकल को समझने में उतना ही कम टाइम लगता है और आपको एग्जाम में उतने ज्यादा नंबर मिलने की कोशिश है। इसके अलावा नीटनेस, सफाई का जरूर ध्यान रखें। फॉर्मूला जो लगा रहे हैं आप वो बिल्कुल आपने सही लिखा हो, इस बात का भी ध्यान रखें। आइए एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें आप लोग अपना ध्यान बनाए रखेंगे। गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है।
यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, त्वरण को जब हमने बात बताई थी तो त्वरण के बारे में हमने बात बताई थी कि ये दिशा पर निर्भर करती है, मतलब गति की दिशा से इसका लेना देना है। अगर गति की दिशा ये है, त्वरण की दिशा ये है, तो हम त्वरण को पॉजिटिव लेते हैं, यानी धनात्मक लेते हैं। लेकिन अगर गति की दिशा ये है और त्वरण जो है विपरीत दिशा में लग रहा है तो हम त्वरण को ऋणात्मक लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ये बात हमने जब त्वरण को समझ रहे थे तब हमने बात करी थी। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की बात हो रही है, एक गाड़ी चल रही है और उसमें अचानक से ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी जो है गति की दिशा के विपरीत गति करेगी, ठीक है, त्वरण उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कार पर ब्रेक लगने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण इसमें होगा। तो त्वरण बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मतलब त्वरण बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। इसे हम मंदन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मंदन। इसे हम त्वरण नहीं कहते, इसे मंदन, इंग्लिश में इसे कहते हैं इस इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसेलेरेट होना, ठीक है, एक्सेलरेशन कहते हैं, डिसेलेरेट होना, ठीक है, मतलब कि स्पीड स्लो होना, ठीक हो गया। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। अब देखो t बराबर 2 सेकंड हमें दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, रुकना मतलब विरामावस्था, जहां पर रुकना या विरामावस्था देखेंगे वहां पर लिखेंगे आप वेग बराबर 0। अब ये कौन सा वेग होगा, लास्ट में रुकने, लास्ट वाला वेग है ये, ठीक है, क्योंकि लास्ट में गाड़ी रुक चुकी है, तो मतलब अंतिम वेग है ये v बराबर 0। बात समझ में आ गई। तो यू हमको नहीं पता है, यहाँ पर ध्यान रखना आप, रुक गई मतलब लास्ट में रुकी है, तो लास्ट में जो वेग होता है उसको हम अंतिम वेग बोलते हैं। अगर स्टार्टिंग में विरामावस्था से चल रही होती, यानी रुक करके चल रही होती, तो तब हम उसको बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ठीक हो गया। तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें, हमें एस निकालना है, हमारा जो मुद्दा है वो है एस निकालना, ठीक। अब एस बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s होता है, मतलब हमको u को यहाँ पर फाइंड आउट करना ही होगा। जब u फाइंड आउट करेंगे तब जा करके हमारा आंसर निकलेगा। तो पहली समीकरण लगा रहा हूं मैं, v बराबर u प्लस 80 से हम u निकालते हैं, v बराबर u प्लस 80 से, v का मान रखिए, v कितना है हमारे पास 0, u हमें पता नहीं है, a है हमारे पास -6 और t है हमारे पास 2, तो यहाँ से हो जाएगा 0 बराबर u 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का, तो u बराबर ये माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12। तो 12 मीटर प्रति सेकंड का प्रारंभिक वेग था वस्तु में, ये हमें देख करके पता लग चुका है। और अब हम s निकालेंगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का आप यूज कीजिए, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर का यूज कीजिए। तो s बराबर 12 गुणा t कितना है 2 प्लस हाफ, a कितना था -6 और t कितना था 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12 दूनी 24 और यहाँ पर आएगा माइनस 2 दूनी 4 ठीक है 24/2, ठीक है, और ये 24/2 12 बार कट जाएगा तो 24 में से 12 जाएगा तो 12 मीटर बचेगा। यानी कि ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी 12 मीटर चलती है, ऐसा नहीं हुआ कि ब्रेक लगे और गाड़ी रुक गई, ब्रेक लगने के बाद भी गाड़ी जो है 12 मीटर चलती है। और जो गाड़ी का प्रारंभिक वेग है वो भी निकल के आ रहा है 12 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आपको बोला जाएगा तो आपको पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है और क्या निकालना है। अगर हम सिर्फ इतनी वैल्यू से क्वेश्चन करने जाते तो क्वेश्चन नहीं होता, तो हमारी प्रायोरिटी बनी कि यू निकाला जाए, जबकि हमसे यू यानी प्रारंभिक वेग के बारे में क्वेश्चन में चर्चा नहीं की गई थी, हमें नहीं बोला गया था कि हमें यू भी निकालना है। तो आपको खुद से ये चीज सोचनी होगी कि मुझे कौन से वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके लिए मुझे किस मान की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज की क्लास पढ़ के मजा आया होगा, आपने आज की क्लास में एंजॉय किया होगा, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और आपने चीजों को नोट डाउन किया होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर जाकर आप इन्हें एक बार जरूर रिवाइज करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।